हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको सीटेट की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो आज सेशन लेकर आए हैं दोस्तों सब्जेक्ट साइंस एंड पेडागोजी का, जिसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ में पेडागोजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों बार बार फेल होने वाले इस क्लास को बिल्कुल देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि हम किस तरह क्यों फेल हो जाते हैं दोस्तों। और जो दिन रात पढ़ाई करते हैं वो 35 में से सिर्फ 8 प्रश्नों के उत्तर बताएं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खाली नौटंकी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में या फिर अंगूरों में? तो प्रश्न पूछा जाता है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आपको बताना किस में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है कच्चे आमों में और अंगूरों में। कच्चे आम और अंगूर इन दोनों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नीचे दिए हुए A, B और C और D। तो इसमें C और D कच्चे आमों और अंगूर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। C और D कच्चे आम होते हैं और अंगूर इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का द्योतक है? संपर्क बलों के समुच्चय का द्योतक इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल। घर्षण बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल। तो समुच्चय का द्योतक कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रश्न नंबर 2। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा कर्षण, मांसपेशीय बल एवं घर्षण बल। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है रेशम की कीट किस अवस्था से रेशम प्राप्त करते हैं? जो रेशम के कीट होते हैं किस अवस्था में रेशम को प्राप्त करते हैं? अंडा के रूप में, प्यूपा के रूप में, वयस्क के रूप में, लार्वा के रूप में? तो रेशम कीट किस अवस्था से रेशम प्राप्त करते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 3। तो ये प्यूपा के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्यूपा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? पित्तरस, अग्नाशय रस, आमाशय रस या लसीका रस? प्रश्न नंबर 4। तो किसमें नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पित्तरस में। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा पित्तरस। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना दोस्तों। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? विटामिन C या फिर B समूह। किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? विटामिन C, B समूह विटामिन, विटामिन D या फिर विटामिन K? प्रश्न नंबर 5। तो ये विटामिन K की कमी से। ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6 है। पिछली बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था। मानव जब सांस लेता है तो अंतःश्वास की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानवों में सांस लेते समय अंतःश्वासन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैसा लगता है दोस्तों? क्या होता है जब मनुष्य सांस लेता है? तो वही इसमें पूछा गया है। क्या होता है? वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम ऊपर होता है। या फिर वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं, डायफ्राम नीचे को जाता है। या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर हो जाती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। तो दोस्तों क्या होता है जब मनुष्य सांस लेता है तो उसके अनुसार दोस्तों क्या होता है? श्वसन क्रिया की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कौन सा उत्तर का सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वायु अंदर जाती है, बिल्कुल, पसलियाँ बाहर को आती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, एक्स पुष्पविहीन और बीज विहीन पौधा जो जमीन पर उगता है, निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? प्रश्न नंबर 7, तो चीड़ का पेड़ हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा दोस्तों पौधा या पेड़ है दोस्तों जो पुष्प विहीन और बीज विहीन भी होता है, जमीन पर उगता है दोस्तों। तो एक्स का मतलब होता है दोस्तों इसमें से कौन सा पेड़ हो जाएगा ऐसा? शैवाल, ऑर्किड या पराग? ऑप्शन नंबर चीड़ का पेड़, शैवाल, ऑर्किड या पराग। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऊन, रेशम, फ्लीस या फिर जूट? तो सबसे मजबूती की इसमें बात करें तो इसमें सबसे मजबूत दोस्तों क्या हो जाएगा? रेशम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेशम। प्रश्न नंबर 9, सर्दी के दिनों में दरवाजे का जो धातु का हैंडल होता है उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों हो जाता है? सर्दी के दिनों में दरवाजे का हैंडल प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विचारक। दोस्तों विकारक नहीं तो विचारक होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे विचारक। ऑप्शन नंबर डी, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है दोस्तों इसमें। तो प्रश्न नंबर 9 का इसमें क्या सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? मिश्रणों का इसमें से समूह पूछा गया है, कौन सा इसमें समूह हो जाएगा? वायु, जल, लकड़ी, लकड़ी, नमक, रेत, नमक, रेत, जल, लकड़ी, वायु, रेत। तो मिश्रण इसमें से पूछा गया, कौन सा इसमें से मिश्रण हो जाएगा दोस्तों?
प्रश्न नंबर 10, तो मिश्रण की बात करें तो इसमें लकड़ी, वायु और रेत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लकड़ी, वायु और रेत। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपक जाता है? अधिकांशतः, मध्य में, केवल मध्य में, सभी जगह समान रूप से, या फिर अधिकांशतः दोनों किनारों पर। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों पूछा गया, जब एक क्षण चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांश किस भाग पर चिपक जाता है? वही दोस्तों इसमें पूछा गया है, मध्य में, केवल मध्य में, या सभी जगह पर, या अधिकांश किनारों पर। तो दोस्तों कहाँ पे चिपक जाता है? तो दोस्तों ये अधिकतर किनारों पर चिपक जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है? मृदा की संरचना को सुधारना, मृदा के पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, मृदा के बीजों की वृद्धि के लिए पुष्टता प्रदान करना, मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। प्रश्न नंबर 12, खाद का कौन सा इसमें कार्य नहीं हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का तो इसमें नहीं हो जाएगा दोस्तों, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? दोस्तों इसमें पूछा गया, जब बादल गरजते हैं तो इसमें से कौन सा मानव द्वारा क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? तार वाले फोन से बातचीत नहीं करना चाहिए, जमीन पर उखड़ू बैठना चाहिए, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए, इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, तो दोस्तों जो बिजली का जब बादलों का गर्जन होता है दोस्तों, तो उसमें मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसमें तार वाले फ़ोन से बातचीत नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 पूछा गया है इसमें, विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से क्या सबसे कम मददगार होगा? विद्यार्थियों को प्रदर्शन के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को एक एक करके प्रश्न पूछना, गहनता से विद्यार्थियों को साक्षात्कार करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूछा गया है इसमें, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को अपने विचारों को नक्शे चित्रों, रेखा चित्रों जैसी अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। तो प्रश्न नंबर 14 इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कम मददगार दोस्तों इसमें कौन सा होगा? इसमें पूछा कम मददगार कौन सा हो जाएगा, तो कम मददगार इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों को प्रदर्शन करने के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, शिक्षिका छात्रों को त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, या बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं।
तो रचनावादी कक्षाओं का लक्षण दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा दोस्तों, शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है, प्रश्न नंबर 16 दोस्तों पूछा गया है इसमें, निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने के लिए उपयुक्त उद्देश्य है? तो विज्ञान का मेला आयोजित करने के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों? समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार करना, विद्यालय में विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी पूछा गया है इसमें, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय की सहायता करना, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 16, तो इसमें क्या हो जाएगा? विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाना। दोस्तों इसमें विज्ञान मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, जीवाश्मी ईंधन के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्मी ईंधन की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। कोयले के निर्माण में नहीं चरणों की सूची बनाइए। या फिर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम के प्रवाही आसवन का एक नामांकित चित्र बनाइए। या फिर क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएंगे? प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाएं? तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा विचार चिंतन की आवश्यकता होगी बच्चे को। तो सबसे बेहतर उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी खरीफ का फसल का युग्म है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल का युग्म दोस्तों कौन सा हो जाएगा जोड़ा? इसमें गेहूं सरसों, सरसों धान, धान मक्का, मक्का मटर। तो खरीफ की फसल पूछी गई, इनमें से कौन सी सही हो जाएगी दोस्तों? कौन सा होगा इसमें तो जोड़ा? प्रश्न नंबर 18, तो दोस्तों धान और मक्का ये खरीफ की फसल के अंतर्गत दोनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 19 में पूछा गया है, निषेचन के पश्चात युग्मज नर प्राणी में विकसित होगा यदि अंडे में वाई गुणसूत्र, शुक्राणु में वाई गुणसूत्र, शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र, अंडे में वाई गुणसूत्र। निषेचन के पश्चात युग्मज नर प्राणी में विकसित होगा यदि क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों शुक्राणु में यदि शुक्राणु में एक वाई गुणसूत्र अगर होगा तो दोस्तों इसमें क्या होगा? नर प्राणी का विकसित होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नर प्राणी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21,
ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ध्वनि तरंगें गैसों में द्रुतगामी होती हैं। मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसमें आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है। ध्वनि तरंगें परिवर्तित नहीं हो सकती। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ऑप्शन नंबर डी दोस्तों है इसमें। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 21, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है प्रश्न नंबर 21 का। तो ये मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 15,000 हर्ट्ज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? आज का प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानव युग्मों में पाई जाती हैं? निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानव युग्मों में पाई जाती हैं? अधिवक्र, अपटू थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया दोस्तों, निम्न में से मानव ग्रंथियों में कौन से युग्म पाई जाती है? प्रश्न नंबर 22, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अधिवक्र, अपटू ग्रंथि या थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। कौन सा वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों इसमें? प्रश्न नंबर 23, तो इसमें उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सा एक कोशीय जीवों का समूह है? एक कोशीय जीवों का इसमें समूह पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 के अंतर्गत। तो ईस्ट, हाइड्रा या अमीबा, समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, पैरामीशियम। प्रश्न नंबर 24, तो इसमें हो जाएगा ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा गया है? एक फूल सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है और हरे प्रकाश में ये फूल किस रंग का दिखाई देगा? एक फूल दोस्तों सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, तो हरे प्रकाश में ये किस रंग का दिखाई देगा? लाल, काला, हरा या पीला। प्रश्न नंबर 25, तो दोस्तों ये कैसा? ये काला दिखाई देगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, काला दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 26, विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त हो जाएगा? परिकल्पना परीक्षण करने के लिए सबसे बेहतर कौन सा हो जाएगा इसमें? अवलोकन, प्रयोग करना, सामूहिक चर्चा या समस्या का समाधान करवाना। प्रश्न नंबर 26, तो दोस्तों इसमें जब बच्चा प्रयोग करके जब सीखेगा तभी दोस्तों परिकल्पना परीक्षण सबसे बेहतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना खाली जगह को सुनिश्चित करता है? किसको? विषय वस्तु वैधता को, ऐतिहासिक वैधता को, संज्ञानात्मक वैधता को या फिर पर्यावरण वैधता को।
प्रश्न नंबर 27, छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना उसकी खाली जगह को सुनिश्चित करता है। किसकी जगह? तो खाली जगह में आपको भरना क्या भरा जाएगा? प्रश्न नंबर 27, तो ये संज्ञानात्मक वैधता को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? वर्णन अभिलेख, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण या फिर कागज पेंसिल परीक्षण? प्रश्न नंबर 28, तो ये वर्णन अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? वर्णन अभिलेख, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण? प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वर्णन अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्णन अभिलेख, चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 पर। आज का प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के दोस्तों जो सोल होती हैं दोस्तों वो असमतल क्यों होते हैं दोस्तों? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए या फिर जूते को अधिक मजबूती देने के लिए? दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों ये घर्षण घटाने के लिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, घर्षण घटाने के लिए। प्रश्न नंबर 31 है, इसमें ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है दोस्तों? दही, चीनी, साधारण नमक या अल्कोहल? तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 31 पूछा गया इसमें। तो ये साधारण नमक के उपयोग में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 दोस्तों इसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? इनमें से दुर्लभ अम्ल कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो दुर्बल अम्ल इनमें पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा हो जाएगा मित्रों? तो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल दोस्तों। सिट्रिक अम्ल दोस्तों दुर्बल अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 33 उसमें पूछा गया है, पोलियो का कारण क्या है? इनमें से पोलियो किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ, फफूंद या फिर विषाणु, वायरस या बैक्टीरिया? प्रश्न नंबर 33, पोलियो किसके कारण होता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों ये पोलियो एक विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वायरस के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, किसका रखती है? रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड, रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है किसका? विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग का, संकटापन्न प्रजातियों का? प्रश्न नंबर 34, तो दोस्तों ये इसका रिकॉर्ड रखती है ये संकटापन्न प्रजातियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है?
लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्तियाँ और बंद गोभी की पत्तियाँ, या फिर नीम का रस और हल्दी। प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा ये लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न। आपने इन 35 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज का सेशन कैसा लगा है ये भी दोस्तों ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, भी मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।